नमस्कार। बृहत महाराष्ट्र होरा शास्त्र इस ग्रंथाध्ययन सीरीज में मैं आपका पुनश्च एक बार स्वागत करता हूँ। इस सीरीज को शुरू करने से पहले हम ज्योतिष शास्त्र के बारे में कुछ जान लेते हैं। सबसे पहले ज्योतिष शास्त्र की व्युत्पत्ति को जानेंगे। ज्योतिषी ग्रह नक्षत्राणि तानि अधिकृत्य रचितम शास्त्रम ज्योतिषम, अर्थात जो ग्रह नक्षत्र तारे उपस्थित है जिनको हम देख सकते हैं, उनके आधार से उनके स्थिति गति के अनुसार जिस शास्त्र की व्युत्पत्ति हुई है उस शास्त्र को ज्योतिष शास्त्र ऐसा कहा गया है। ज्योति अर्थात जो प्रकाश पुंज होते हैं, उन ग्रह नक्षत्रों को हम प्रकाश पुंज कहते हैं, या रात्रि के समय में जो हमें वह तारे दिखाई देते हैं, उनके आधार पर जिस शास्त्र की व्युत्पत्ति की गई है या जिन बातों को हम जान सकते हैं, इस कारण से इसको ज्योतिष शास्त्र ऐसा कहा गया है। इन ज्योतिष शास्त्र के बारे में अगर हम कहेंगे तो ये सबसे पुरातन जो ज्ञान का भंडार है, जिसे हम वेद कहते हैं, जो सबसे प्राचीन है और यह सर्वविदित है। तो उन वेदों को समझने हेतु वेदांगों की आवश्यकता होती है। जिस प्रकार से हमें हाथ पैर सिर्फ बॉडी सिर्फ हार्ट या लंग्स होने से ना फायदा नहीं है, तो इस शरीर को चलाने हेतु हाथ पैर कान नाक सभी का अगर हम यूज करते हैं तो तभी हम पूरी तरह से इस शरीर को चला पाते हैं। उसी प्रकार से वेदों के अर्थ को जानने के लिए कहे या वेदों में जो भी कर्म कहे गए हैं करने हेतु, तो उन कर्मों को चलाने हेतु इन वेदांगों की आवश्यकता होती है। तो वैसे तो षडंग होते हैं, लेकिन षडंगों में सबसे नेत्र का जो प्रतिनिधित्व करता है ऐसा है ज्योतिष, जिसको हम ज्योतिषाम अयनम चक्षुः ऐसा भी कहा गया है। अर्थात अयनम चक्षुः अर्थात ज्योतिष शास्त्र नेत्र का प्रतिनिधित्व करता है। अब नेत्र का प्रतिनिधित्व कैसे करता है? तो भौतिक जगत में अगर हम देखेंगे तो अपनी इन आंखों से हम सारी वस्तुओं को तो देख सकते हैं, लेकिन दैविक दृष्टि से हम नहीं देख सकते कि हमारे भाग्य में क्या लिखा है या कैसा है, जीवन कैसा रहेगा या हमारा स्वभाव कैसा रहेगा। जन्म से लेकर मरण तक इन ग्रह नक्षत्रों के वजह से जो जन्मकालीन स्थिति होती है, उस स्थिति के अनुसार जो है हमें पता चल जाता है कि हमारा स्वभाव कैसा रहेगा, आगे जाकर भाग्य कैसा रहेगा या किस प्रकार से हमारा जीवन हो सकता है, आदि बातें हमें इससे इस ज्योतिष शास्त्र के मतलब ज्योतिष शास्त्र जो नेत्र रूपी है उस नेत्र से हम यह देख सकते हैं। इसी कारण से इसको ज्योतिषाम अयनम चक्षु ऐसा कहा गया है। अब इसका और भी एक हो सकता है कि बताया गया है कि वेदास्तावद यज्ञ क्रम प्रवृत्ताः यज्ञाः प्रोक्तास्ते तु कालाश्रयेण शास्त्रादस्मात् कालबोधो यतस्यात् वेदांगत्वं ज्योतिषस्योक्तमस्मात्। एक श्लोक आता है जिसमें कहा गया है वेदास्तावद यज्ञ कर्म प्रवृत्ताः, वेदों की जो प्रवृत्ति है वो यज्ञ कर्म करने हेतु ही बताई गई है। यज्ञ कर्म प्रवृत्ताः यज्ञाः प्रोक्तास्तेतु कालाश्रयेण, लेकिन यज्ञ को करने हेतु काल का ज्ञान होना बहुत आवश्यक होता है। शास्त्रादस्मात् कालबोधो यतस्यात्, अब यहाँ पर कहा जाएगा कि काल का प्रयोजन क्यों है और काल देखकर ही यज्ञ क्यों करना चाहिए। तो जैसे कि हम जीवन में अनेक प्रकार के कर्म करते हैं, लेकिन कर्म करते समय भी अगर समय का ध्यान नहीं देंगे, जैसे मान लीजिए हमें एक्सरसाइज करनी है, अगर हम कहेंगे नहीं जब हमें समय मिलेगा तभी हम एक्सरसाइज करेंगे, एक्सरसाइज करने से मतलब है, ऐसा नहीं होता है। एक्सरसाइज करने से मतलब है ये ठीक है, कुछ अंश तक उसको हम सही कह सकते हैं, लेकिन अगर मान लीजिए हम 1 घंटा वर्कआउट कर रहे हैं और उस 1 घंटे वर्कआउट में हमें जितना फल चाहिए, जितना शारीरिक सौष्ठवता चाहिए, उससे कई गुना अगर ज्यादा हमें वह सौष्ठवता अगर प्राप्त हो रही है तो हम उसको प्रेफर करेंगे। कोई भी वही एक्सरसाइज अगर हम प्रातः काल में करेंगे तो हमें फल बहुत ज्यादा मात्रा में मिलेगा, दोपहर के समय में करेंगे, शाम के समय में करेंगे या रात्रि में करेंगे, तो इन सब में आप देखेंगे कि एक्सरसाइज करना तो आप कभी भी कर सकते हैं, लेकिन फल जो है वो सबसे ज्यादा फल आपको कब प्राप्त होंगे? जब प्रातः काल में अगर हम उठकर शरीर जब पूरी तरह से शरीर मन सभी जो है वो पूरी तरह से रिलैक्स मोड में होते हैं। ऐसे में अगर हम इसको करेंगे तो
एक्सरसाइज का जो फायदा है वो हमें कई गुना ज्यादा प्राप्त होता है। तो उसी प्रकार से अगर समय का ध्यान देते हैं तो यज्ञ, तिथि, वार, नक्षत्र, योग, कर्ण और अन्य अनेक मुहूर्त होते हैं। तो ऐसे में अगर हम यज्ञ का आयोजन करते हैं या यज्ञ कर्म करते हैं तो हमें कई गुना ज्यादा फल प्राप्त होता है। इसलिए ऐसा कहा गया है कि यज्ञ कर्म के लिए वेद जो है वो प्रवृत्त है ही, लेकिन काल का अगर ज्ञान होता है तो और भी ज्यादा मात्रा में फल की प्राप्ति होती है। अतः यह श्लोक मैंने यहाँ पर आपको बताया। अब आगे बढ़ते हैं तो यहाँ पर त्रिस्कंध वेदांग ज्योतिष के बारे में मैं यहाँ पर कहूंगा। ज्योतिष के 3 स्कंध होते हैं, सिद्धांत, संहिता और होरा। सिद्धांत में अगर हम देखेंगे तो जो ऊपर ग्रह नक्षत्र हमें दिखाई देते हैं उनकी गति, स्थिति और अन्य अनेक प्रकार के जैसे ग्रहण आदि भी इनके बारे में हम जान सकते हैं। अब इनको जानकर क्या करेंगे, जैसे यह एस्ट्रोनॉमी के लिए हम देखेंगे तो इनको तो जान तो लेंगे हम, लेकिन जानने से क्या करेंगे। अब किसी भी व्यक्ति के बारे में सिर्फ जानना है हमें, बाकी उसका कोई प्रयोजन नहीं है, तो ऐसा तो नहीं होता है। किसी भी वस्तु के बारे में अगर हम जानते हैं तो वो इसलिए जानते हैं क्योंकि उसका प्रयोजन या उसका कुछ ना कुछ वो भी उपयोग हमें चाहिए होता है। तो उसी प्रकार से यहाँ पर तो सिद्धांत जो उपरोक्त ग्रह नक्षत्र है उनके गति स्थिति के बारे में तो हमने जान लिया, लेकिन गति स्थिति के बारे में जानने के बाद अब इनका प्रयोजन क्या है या इनको जानने से क्या क्या फल मिल सकता है या क्या फायदा है, उसके लिए हम संहिता और होरा को जानेंगे। तो संहिता में क्या बताया गया है कि जो ग्रह नक्षत्र तारे हैं उनके गति स्थिति के अनुसार जन समूहों के ऊपर क्या प्रभाव पड़ेंगे। अब जन समूह मतलब क्या है, किसी पर्टिकुलर एक व्यक्ति के ऊपर नहीं है, उसको हम ऐसा भी कह सकते हैं कि पूरे पृथ्वी के ऊपर या एक पृथ्वी के एक भाग के ऊपर 5 तत्व जो है उनके ऊपर, जैसे जल तत्व से संबंधित कहिए, अग्नि तत्व से संबंधित कहिए, आकाश तत्व से संबंधित, वायु तत्व से संबंधित, ऐसे। तो इन तत्वों से संबंधित जन समूहों के ऊपर क्या प्रभाव पड़ सकते हैं, तो उन प्रभावों को जानने के लिए बृहत संहिता नामक एक ग्रंथ है, उसमें आपको अनेक प्रकार से विचारणीय बातें देखने को मिलेंगी। तो उसको कहेंगे हम इन ग्रह नक्षत्रों का जो प्रभाव जन समूहों के ऊपर पड़ता है उनको जानने के लिए संहिता स्कंध की व्युत्पत्ति हुई है। अब तीसरा जो स्कंध है उसको होरा स्कंध कहेंगे। होरा स्कंध जो है, अब इन ग्रह नक्षत्र जो होते हैं उनका प्रभाव एक पर्टिकुलर व्यक्ति के ऊपर किस प्रकार से पड़ता है। जैसे मान लीजिए मैं हूं, आप है या कोई अन्य व्यक्ति है, उनके जन्म से लेकर मरण तक पर्टिकुलर उन व्यक्तियों के ऊपर इन ग्रह नक्षत्रों का क्या प्रभाव पड़ता है, उसका अध्ययन जो है वो हमें होरा शास्त्र में मिलता है। अब हमारी जो सीरीज है बृहत पारशर होरा शास्त्र, उस सीरीज में यही हम सब कुछ जानने वाले हैं कि इन ग्रहों का प्रभाव, इन नक्षत्रों का प्रभाव किस प्रकार से एक जातक के ऊपर पड़ता रहता है, और यही जो अध्ययन है वो आगे चलता रहेगा। तो यही था कि ज्योतिष शास्त्र के बारे में मैं बहुत ही संक्षिप्त रूप से यहाँ पर आपको बताया है। आशा करता हूँ आपको समझ में आया होगा। धन्यवाद।